आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। पहले नजर डालते हैं प्राइम की सबसे विशेष खबर पर। उषा मार्टिन की जिम्मेदारियों से मुक्त हुए बसंत झंवर, अब बढ़ सकती है एमडी राजीव झंवर की मुश्किलें। जीएन वाजपेयी के इस्तीफे के बाद भी उठ रहे हैं तरह तरह के सवाल। झारखंड में टाटा के बाद निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी उषा मार्टिन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष बसंत कुमार झंवर कंपनी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। इसके बाद ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बसंत कुमार झंवर अब कंपनी के वर्तमान प्रबंध निदेशक राजीव झंवर और उनके निदेशकों द्वारा बरती गई गड़बड़ियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इससे राजीव की परेशानी बढ़ सकती है। उधर कंपनी के गैर कार्यपालक निदेशक और अध्यक्ष जीएन वाजपेयी के समय से पूर्व कंपनी से इस्तीफा देने के बाद अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जीएन वाजपेयी कंपनी के मौजूदा कार्यकलापों से दुखी थे, इसलिए उन्होंने समय से पहले इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कंपनी की एक और निदेशक आरपी रामाकृष्णन ने 9 जनवरी को ही इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के अनुसार कंपनी के संस्थापक बसंत कुमार झंवर की ओर से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ उषा मार्टिन में हो रही गड़बड़ियों की शिकायत करने के बाद वहाँ से निदेशकों को समन जारी किया गया था। उसी के बाद से अब तक 2 लोगों का इस्तीफा हो चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उषा मार्टिन के शेयर धारकों ने 30 मार्च को संपन्न असाधारण आम सभा में बसंत कुमार झंवर के गैर कार्यपालक निदेशक पद पर काम करते रहने के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। सभा में 59 शेयर धारकों ने प्रस्ताव के पक्ष में, जबकि 110 ने इसके विरोध में मत दिया। कुल 17 मत अवैध करार दिए गए। इसके साथ ही शेयर धारकों ने राजीव झंवर के पिता ब्रज किशोर झंवर को गैर कार्यपालक निदेशक पद पर बने रहने के प्रस्ताव को पारित कर दिया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कंपनी के निदेशक प्रशांत झंवर ने ब्रज किशोर झंवर के खिलाफ मतदान नहीं किया, वह तटस्थ रहे, जबकि राजीव कुमार झंवर ने बसंत कुमार झंवर के खिलाफ मतदान किया। ब्रज किशोर झंवर के प्रस्ताव के पक्ष में 165 और विरोध में 7 मत पड़े, जबकि 17 मत अवैध करार दिए गए। शेयर धारकों ने प्रवीण कुमार जैन को कंपनी का संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को 17 के मुकाबले 159 मतों से पारित कर दिया। इसमें भी 17 मत अवैध करार दिए गए। बता दें कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने सेबी कानून में एक नया प्रावधान जोड़ा है, जिसके अनुसार 75 साल से अधिक उम्र के गैर कार्यपालक निदेशक शेयर धारकों की मंजूरी के बाद ही 31 मार्च 2019 से आगे अपने पद पर बने रह सकते हैं। इस प्रावधान के मद्देनजर ही असाधारण आम सभा बुलाई गई थी। इस सभा से पहले ही कंपनी के स्वतंत्र निदेशक और गैर कार्यपालक अध्यक्ष जीएन वाजपेयी ने कंपनी से अलग होने की सूचना प्रबंधन को दे दी थी। जानकारी के अनुसार कंपनी के दायित्वों से मुक्त होने के बाद बसंत झंवर अपनी नई रणनीति का खुलासा जल्द करेंगे। वह लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि राजीव झंवर के नेतृत्व में कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ियां की गई है। इस बीच कंपनी सूत्रों के अनुसार उषा मार्टिन के स्टील डिवीजन की बिक्री से 75 करोड़ रुपए मिले। स्टील डिवीजन की बिक्री के समय ही यह तय हुआ था कि जो भी पैसे आएंगे उससे स्टेट बैंक का कर्ज चुकाया जाएगा, लेकिन प्रबंधन ने 75 करोड़ रुपए बैंक को नहीं देकर राज्य सरकार की देनदारी चुका दी। उसने उक्त पैसा आयडा में जमीन के रेंट और अन्य बकाया मद के एवज में जमा किया। जानकारी मिल रही है कि उषा मार्टिन प्रबंधन टाटा स्टील से अभी और 200 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है, ताकि कर्मचारियों की बकाया सैलरी और ठेकेदारों के बकाया का भुगतान किया जा सके। जाहिर है कि अगर ये पैसे पुरानी देनदारी चुकाने में ही खर्च हो जाएंगी तो बैंक का कर्ज कैसे चुकता होगा। इस स्थिति में बैंक का कर्ज उषा मार्टिन वायर रोप के ऊपर आएगा और इस कंपनी की भी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रबंधन द्वारा बरती जा रही इस तरह की गड़बड़ी की शिकायत शीर्ष स्तर पर भी किए जाने की तैयारी चल रही है। अब रुख करते हैं प्राइम की प्रमुख खबरों की तरफ। 12 शिक्षकों को 5 महीने से वेतन नहीं, परेशान शिक्षक सीएम से मिले। सीएम ने अधिकारियों से बात की। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने गोमिया में भरी हुंकार, कहा
राज्य में एक ऐसा भी दल है जो जीतकर दिल्ली जाता है और झारखंड को गिरवी रखकर आता है। चंद्र प्रकाश ने कहा, मुझे विकास के लिए 25 नहीं सिर्फ 5 साल चाहिए। देश भर में मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के माध्यम से 1 करोड़ लोगों से प्रधानमंत्री ने बात की। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। भ्रष्टाचारियों को जेल के दरवाजे तक ले आया हूँ। धनबाद में सिद्धार्थ गौतम ने बढ़ाई सांसद पीएन सिंह की परेशानी, कहा चुनाव लड़ने के फैसले पर हूँ अडिग। आज की राजनीतिक हलचल, सांसद समीर उरांव ने कहा जबरन धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं, कार्रवाई करे प्रशासन। झाविमो ने सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त किया कोऑर्डिनेटर। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य के पारा शिक्षकों को 5 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इसके कारण पारा शिक्षक आर्थिक रूप से बेहाल है। पिछले दिनों आर्थिक तंगी झेल रहे एक पारा शिक्षक की मृत्यु बीमारी के कारण हो गई। इसके बाद पारा शिक्षकों ने एक बार पुनः मुख्यमंत्री से मिलने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री से रविवार को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। प्रतिनिधि मंडल ने पारा शिक्षकों की समस्याओं के निदान का अनुरोध करते हुए इस संबंध में विस्तृत चर्चा की। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल ने पारा शिक्षकों से संबंधित 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने पारा शिक्षकों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। पारा शिक्षकों ने सीएम को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उन्हें पिछले 5 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। अधिकारी बेवजह मानदेय भुगतान का मामला लटका रहे हैं। जनवरी में हुए समझौते के बावजूद अब तक उन्हें मानदेय नहीं मिला। समझौते के अनुसार हड़ताल के दौरान मृत पारा शिक्षकों के परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, हड़ताल की अवधि के दौरान का बकाया वेतन तो नहीं ही मिला, साथ ही उस दौरान उन पर दर्ज मुकदमे भी वापस नहीं लिए गए। इन बातों को सुनकर सीएम रघुवर दास ने तत्काल ही संबंधित अधिकारियों सुखदेव सिंह, एपी सिंह और रांची एसपी से बात कर मामले की जानकारी ली और पारा शिक्षकों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के 130 करोड़ लोगों के दिल में बसते हैं और आजसू पार्टी देश की उसी धड़कन के साथ है। देश को सुरक्षित रखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताना ही होगा। चंद्र प्रकाश चौधरी को आप रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजेंगे तो वह दिल्ली में राज्य का राजनीतिक चेहरा भी बनेंगे। हम गिरिडीह के 17 लाख लोगों को परिवार बनाना चाहते हैं, सुख दुख में साथ रहना चाहते हैं। सुदेश महतो रविवार को गोमिया के स्वांग में आयोजित कार्यकर्ता समागम में बोल रहे थे। सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में ऐसे दल भी हैं जो जीतकर दिल्ली जाते हैं और राज्य का स्वाभिमान गिरवी रखकर आते हैं। 70 साल से जनता से वही वादे करते आ रहे हैं पर कुछ भी नहीं बदला। इन दलों के नेता कोयला मंत्री से मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन क्या किया? कुछ नहीं। सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे खुद तय करें कि क्या करना है और कैसे करना है। नेतृत्व के आदेश का इंतजार न करें। अब सिर्फ 41 दिन ही बचा है रण में जाने के लिए। हर कार्यकर्ता यह तय करे कि कोई घर न छूटे, सबसे संपर्क करें और देश की जरूरत को बताएं। मौके पर आजसू पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि एक तरफ नेतृत्व विहीन गठबंधन है तो दूसरी ओर देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह क्षेत्र में भौगोलिक से लेकर विकास तक की अनेक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें मैदान में उतारा गया है। वह जनता को विश्वास दिलाते हैं कि सभी चुनौतियों पर खरा उतरेंगे। उन्हें विकास के लिए 25 साल नहीं सिर्फ 5 साल चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता अगर इस लोकसभा के प्रतिनिधित्व का मौका देती है तो क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार शाम को मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के दौरान देश के 1 करोड़ लोगों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 500 जगहों पर लोग इस दौरान प्रधानमंत्री से जुड़े रहे। पीएम ने 500 सेंटरों से जुड़े रहकर लोगों के सवालों को सुना और उनके जवाब भी दिए। पीएम ने कहा कि मैं जनता के पैसे पर पंजा नहीं पड़ने दूंगा। भ्रष्टाचार के आरोपियों को जेल के दरवाजे तक ले आया हूं। एक चौकीदार के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मुझे विश्वास है कि देश की जनता चौकीदार पसंद करती है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह मानकर बैठे हैं कि ये देश, सरकार और राजघराना उनकी पैतृक संपत्ति है।
उनकी और हमारी दोनों की डीबीटी योजना थी। हमारी डीबीटी योजना का मतलब है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, उनकी डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में झारखंड के लोग भी जुड़े। सभी जिलों में भाजपा नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रांची महानगर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सीपी सिंह, सांसद समीर उरांव, प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड अध्यक्ष संजय सेठ, उषा पांडे, विधायक राम कुमार पाहन, विधायक नवीन जायसवाल, जीतू चरण राम, आरती सिंह, संजय जायसवाल, सत्यनारायण सिंह, के गुप्ता समेत अन्य उपस्थित रहे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। धनबाद लोकसभा सीट से निवर्तमान सांसद पीएन सिंह एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन झरिया विधायक संजीव सिंह के छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। धनबाद लोकसभा की सीट पर भाजपा में खलबली मची हुई है, क्योंकि सिंह मेंशन के छोटे युवराज और झरिया विधायक संजीव सिंह के भाई सिद्धार्थ गौतम ने धनबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है। वह भाजपा प्रत्याशी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही वर्ग से आते हैं। ऐसे में वोटों का बिखराव होना तय है। पीएन सिंह धनबाद से 2 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम के चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर पीएन सिंह असमंजस में हैं। झरिया विधायक संजीव सिंह अपने चचेरे भाई नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद हैं। पीएन सिंह ने धनबाद उपायुक्त से जेल में बंद झरिया विधायक से मुलाकात की अनुमति ले ली है, लेकिन बीते दिनों जेल प्रशासन ने मुलाकात नहीं होने दिया और मंगलवार के दिन मुलाकात की तिथि घोषित है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पीएन सिंह झरिया विधायक से उनके भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह को धनबाद लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ने की बात जरूर करेंगे। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। सांसद समीर उरांव ने कहा कि जबरन धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं, कार्रवाई करे प्रशासन। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा राजधानी रांची में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला प्रकाश में आया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासन इस मामले पर जल्द कार्रवाई करे और दोषियों को जेल भेजे। झाविमो ने सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त किया कोऑर्डिनेटर। झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 14 लोकसभा क्षेत्र के लिए पार्टी ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। झाविमो महासचिव बंधु तिर्की ने रविवार को पत्रकारों को जानकारी दी कि महागठबंधन का लोकसभा चुनाव में झारखंड में बेहतरीन प्रदर्शन होगा। इसके लिए पार्टी ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। हर लोकसभा क्षेत्र में हमारे कोऑर्डिनेटर महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में काम करेंगे। झाविमो कार्यकर्ता महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। इसके लिए जिलावार समन्वयकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।